हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज की आरएससीआईटी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये क्लास होने वाली है आज की 35 प्रश्नों की। कितने की दोस्तों? 35% रहेंगे इस क्लास के अंदर। और 35 जो परसेंट रहेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए। और रही बात एग्जाम की, बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी क्लास स्टार्ट करने से पहले। आपके एग्जाम में 35% आएंगे और 35% करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों। कितने घंटे का समय? 1 घंटे में आपको 35% करने हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि पास कितने परसेंटों पे होंगे इस क्लास के अंदर, इस क्लास के नहीं, इस एग्जाम के अंदर, तो 14% अगर आप सही कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज की जो 35 क्वेश्चन की क्लास है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ में आप ध्यान दोगे पूरी तरह क्लास के अंदर, ठीक है। और उम्मीद ये करूंगा कि 35 में से 30% आज की क्लास में आपके सही हो जाने चाहिए, ठीक है, ओके। तब मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है और ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज ए कंप्यूटर एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है और कैसे कार्य करता है? पहला ऑप्शन, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस कर सूचना देता है। दूसरा ऑप्शन, ये केवल गणितीय कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन, यह केवल एक मानव मस्तिष्क है, यह केवल डेटा स्टोर करता है। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर क्या है और ये कैसे कार्य करता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आता है थोड़ा सा वेट करना, मैं इसका पूरा जवाब आपको दूंगा अच्छे से, ठीक है। और क्लास आपको बहुत अच्छी पसंद आएगी, ये ध्यान रखना। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ये होगा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कौन सा उपकरण है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस कर, क्या करता है दोस्तों? प्रोसेस कर सूचना देता है। समझ में आ गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब बिजली से चलने वाला, क्या दोस्तों? बिजली से चलने वाला डिवाइस है, ओके। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था भाई? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना। उपकरण मतलब डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करता है और सूचना देता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। दूसरा है, कंप्यूटर की 5 मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? कंप्यूटर की 5 मूलभूत इकाइयां, ठीक है। मतलब व्हाट आर द 5 बेसिक यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर की 5 मूलभूत इकाइयां। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम मूलभूत इकाइयों की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गोला कर देता हूँ इनको अच्छे से, ठीक है। ये मूलभूत इकाइयाँ कितनी है दोस्तों? 5। यहाँ पे 5 कौन कौन सी बताइए मुझे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल और प्रोसेसिंग। दूसरा इनपुट, आउटपुट, डिस्प्ले, मेमोरी और कीबोर्ड, रैम रोम, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड या मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या प्रिंटर, माउस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों, एक तो होता है आपका इनपुट, आउटपुट भी होता है, स्टोरेज डिवाइस भी, कंट्रोल करना और प्रोसेसिंग। यहाँ पे ये होते हैं दोस्तों 5 मूलभूत इकाई है कंप्यूटर की, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सीपीयू के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मैंने जो पिछली क्लास दी थी दोस्तों उसमें भी सेम क्वेश्चन था और इसमें मैंने सेम दे दिया। बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन आप पढ़िए चारों के चारों और मुझे जल्दी से बताइएगा, क्योंकि इस अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो इसका जवाब हो, अगर आप नए हो तो थोड़ा वेट करो, मैं इसका आंसर दूंगा अभी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सीपीयू के मुख्य 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीपीयू। ये सीपीयू है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 घटक होते हैं। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है दोस्तों सीयू और तीसरा होता है दोस्तों एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये 3 घटक होते हैं मुख्य। तो यहाँ पे आएगा एएलयू, सीयू और एमयू। किस किस का सही था भाई? ये उम्मीद करता हूं सही किया होगा आपने, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो शेयर करना सभी दोस्तों के पास में। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। डेटा और सूचना में क्या अंतर है? डेटा और सूचना में क्या अंतर है बताइए दोस्तों। और ऐसा प्रश्न आ सकता है आपकी बार, ये इंपॉर्टेंट मान लेना अच्छी तरह कि डेटा और सूचना में क्या अंतर है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, दोनों समान है। डेटा केवल टेक्स्ट होता है, डाटा कच्चा तथ्य है, इंफॉर्मेशन संसाधित रूप है, या इंफॉर्मेशन केवल संख्या होती है। बताइए दोस्तों डेटा और सूचना में क्या अंतर है? तो यहाँ पे आएगा डाटा जो होता है कच्चा तत्व होता है, जैसे कि मान लो कोई इमेज हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन एक तरीके से संसाधित रूप होता है उसका, ओके। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। चौथे में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ओके। किस किस का सही है भाई?
उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं बिना किसी देरी के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? केवल फाइल सेव करना, गेम चलाना, प्रिंटर को नियंत्रित करना, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। बताइए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से मुझे बताइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो होता है दोस्तों उपयोगकर्ता, मतलब यूजर। कौन दोस्तों? यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा छठा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? दोस्तों, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो होता है दोस्तों जो एक साथ कई कार्य कर सकता है। जो एक साथ कई कार्य कर सकता है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो एक साथ कई कार्य कर सकता है, मल्टीपल कार्य कर सकता है, मल्टीपल टास्क कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल और फोल्डर को प्रबंधित करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए, या पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने के लिए? बताइए दोस्तों क्या काम आता है ये? दोस्तों ये काम आता है फाइल और फोल्डर को प्रबंधित करने के लिए। फाइल और फोल्डर को प्रबंधित करने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। और बात करें दोस्तों विंडोज एक्सप्लोरर की, तो ये होता है दोस्तों, इसका शॉर्टकट की होता है विन की प्लस ई। विन की के साथ में क्या दबाओगे आप दोस्तों? ई दबाएंगे। विन मतलब विंडो की, विंडो की के साथ में ई दबाएंगे। ठीक है, जो आपकी कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के ऊपर एक ऐसी की नजर आती है आपको, ऐसी दिखती है, ऐसी ऐसी जो गोल होती है एकदम, इसे हम विन की बोलते हैं। प्लस इसके साथ में आपको ई प्रेस करना पड़ेगा अगर आपको ये शॉर्टकट खोलना है तो। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आठवां यहाँ का। आठवां है, कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? यूज ऑफ कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर की सेटिंग बदलने के लिए, वर्ड फाइल बनाने के लिए, एंटीवायरस हटाने के लिए, केवल गेम खेलने के लिए? बताइए दोस्तों कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए होता है? बताइए दोस्तों किस लिए होता है? दोस्तों ये होता है कंप्यूटर की सेटिंग्स बदलने के लिए। कंप्यूटर की सेटिंग्स बदलने के लिए होता है इसका प्रयोग। तो ए ऑप्शन इज राइट, कंप्यूटर की सेटिंग्स बदलने के लिए। ओके, उम्मीद करता हूं आठवीं का आपको सही आंसर पता लग गया होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। और उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि आपने अभी तक वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास में। और वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है भाई? मेन यूज ऑफ इंटरनेट, केवल सोशल मीडिया के लिए, वैश्विक संचार और जानकारी प्राप्त करने के लिए, केवल वीडियो देखने के लिए, या कंप्यूटर चालू करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या देना चाहोगे इसका आंसर? अपने हिसाब से दीजिएगा, फिर मैं देता हूं। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। और सोच लिया होगा तो यहाँ पे आंसर आपने दिया होगा वैश्विक संचार और जानकारी प्राप्त करने के लिए। वैश्विक संचार और जानकारी प्राप्त करने के लिए बी ऑप्शन। किस किस का सही है भाई बी ऑप्शन यहाँ पे? उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंटरनेट की मूल तकनीक किस पर आधारित है? इंटरनेट की मूल तकनीक किस पर आधारित है? द बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफ द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन लैन, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, एचटीएमएल या ईमेल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, इसका क्या सही जवाब होगा? आप लोग सोच रहे हैं हम कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों दें? तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं दोस्तों, तो आपका एक तो एग्जाम में सवाल गलत होना बहुत कम पॉसिबिलिटी है। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और बेटर आप तैयारी हो पाएगी और आपका पूरा ध्यान क्लास में रहेगा। ठीक है, इंटरनेट की मूल तकनीक किस पर आधारित है? दोस्तों इंटरनेट की मूल तकनीक आधारित है टीसीपी आईपी पर। ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे इसकी मूल तकनीक क्या है दोस्तों? आधारित है। ठीक है, तो उम्मीद है बी ऑप्शन कर दोगे आप और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मुझे बताइएगा 10 में से आपके कितने सवाल सही हुए? 10 में से बताइए दोस्तों, 10 में से आपके कितने हुए? कितने लोगों के 8 तक सही हो चुके हैं 10 में से? और कौन कौन ऐसे हैं जिनके 10 में से 10 सही है?
ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें क्वेश्चन की और 11वां क्वेश्चन है आईपी एड्रेस क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। आईपी एड्रेस क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। यह इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान है, यह केवल मोबाइल का पता है, यह केवल वेबसाइट का नाम है, यह एक यूजर नेम है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यह इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान है एक तरीके से, ठीक है, ये ऑप्शन। और बात करें दोस्तों आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, मतलब आईपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट है ना प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है आईपी का। ओके ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 12वां यहाँ पे, डीएनएस का पूरा नाम क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए दोस्तों। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डीएनएस का पूरा नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना आपकी एग्जाम के अंदर कम से कम 1 या 2 फुल फॉर्म पूछी जाएंगी आपसे। क्या दोस्तों, फुल फॉर्म्स पूछी जाएंगी 1 या 2 आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जरूरी है आपको ये पढ़ना। तो डीएनएस का पूरा नाम क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो पहली बात करें यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डी फॉर डोमेन, एन फॉर नेम और एस फॉर सिस्टम। तो डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम होता है। और ये क्या करता है आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से जोड़ने के लिए, आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से जोड़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ए ऑप्शन इज राइट। आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से जोड़ने के लिए डाटा नेटवर्क सर्विस नहीं आएगा, डायरेक्ट नेटवर्क सिस्टम भी नहीं आएगा और डोमेन नेम सर्वर भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा डोमेन नेम सिस्टम, ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 13वां, ईमेल के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। ईमेल के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। सीधी सी बात है कि ईमेल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करें ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और बात करें इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो इसके अंदर मिलता है दोस्तों 2cc डीवीडी इनबॉक्स नहीं, यहाँ पे 2 मिलता है, सीसी मिलता है लेकिन डीवीडी नहीं मिलता है, इनबॉक्स भी मिलता है, यूआरएल नहीं मिलता है, फाइल ब्राउज़र नहीं, एड्रेस नहीं, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। 2 मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, बॉडी मिलती है, अटैचमेंट मिलता है। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। पासवर्ड लिंक फोल्डर शेयर नहीं, ये नहीं मिलते दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। 13वें में आएगा सी। इसमें क्या क्या मिलते हैं दोस्तों, एक मिलता है आपको 2, है ना, 2 मिल जाएगा, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपको बॉडी मिल जाती है और यहाँ पे अटैचमेंट भी आपको मिल जाता है। साथ में आपको मिलता है दोस्तों सीसी मिलता है और बीसीसी भी मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ओके, आप चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एमएस वर्ड में मेल मर्ज क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं बार बार लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अब की बार मेल मर्ज से सवाल जरूर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि एक सवाल जरूर बनता है यहाँ से मेल मर्ज से। तो मेल मर्ज क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों एक ही पत्र को कई व्यक्तियों को अलग अलग जानकारी के साथ भेजना, ठीक है। एक ही पत्र को, मतलब आपने एक पत्र लिख दिया, मान लो एक पत्र आपने लिख दिया और आप चाहते हो कि ये पत्र राम के पास भी जाए, श्याम के पास भी जाए, तो और मोहन के पास, जैसे 50 लोगों के पास भेजना चाहिए आपको एक सेम पत्र। तो इस समय बचा देगा, बस आपको नाम फीड करने पड़ेंगे और ये सेम पत्र सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक ही पत्र को कई व्यक्तियों के पास अलग अलग जानकारी के साथ भेजना, और ये क्या करता है दोस्तों, समय की बचत करता है, समय को बचाता है एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। एक ही पत्र को कई व्यक्तियों को अलग अलग जानकारी के साथ भेजना मेल मर्ज होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। आज का 15वां क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है। पहले बता देता हूँ कि ये हेडर फुटर कहाँ लगते हैं पेज के ऊपर। जैसे मान लो आपके पास में एक पेज है, ये पेज है भाई, डॉक्यूमेंट है एक, और यहाँ पे देखो ऊपर की साइड और ये नीचे की साइड, यहाँ पे ऊपर लगता है दोस्तों हेडर। क्या लगता है दोस्तों, हेडर लगता है, और यहाँ पे नीचे नीचे लगता है दोस्तों फुटर, ये फुटर एरिया होता है, ठीक है। ये हेडर ऊपर होता है टॉप में, और बॉटम में कौन होता है दोस्तों, फुटर होता है, ठीक है, ये बॉटम में होता है। तो यहाँ पे आएगा सही जवाब क्या होगा कि प्रत्येक पेज में
शीर्ष कौन होता है दोस्तों, ऊपरी ऊपर को क्या बोलेंगे हम, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। और नीचे स्थायी जानकारी डालने के लिए, ये नीचला पार्ट हो गया, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। प्रत्येक पेज के शीर्ष और नीचे स्थायी जानकारी डालने के लिए हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें सवाल की ओर, लेकिन मुझे बताइएगा कि आपके 15 में से कितने सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं आज के 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल है, एमएस एक्सेल में चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। एमएस एक्सेल में चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए, डेटा को छिपाने के लिए, फाइल का नाम बदलने के लिए, या डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे डेटा को ग्राफिकल रूप, ठीक है, ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सवाल आता है कि इसका शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट क्या है भाई इसका, तो शॉर्टकट होता है दोस्तों F11। चार्ट का शॉर्टकट क्या है दोस्तों, F11 होता है, ठीक है। F11 प्रेस करके आप डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है कि एक्सेल में ऑटो सम का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ ऑटो सम इन एक्सेल, डेटा डिलीट करना, चार्ट बनाना, टेक्स्ट फॉर्मेट करना, या ऑटोमेटिकली सम अप सेलेक्टेड नंबर्स। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे एमएस एक्सेल में ऑटो सम का कार्य क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में ऑटो सम जो कार्य करता है ना, वो करता है दोस्तों ऑटोमेटिकली सम अप सेलेक्टेड नंबर। जो भी नंबर आप सेलेक्टेड करेंगे उनको हम सम अप करेंगे, मतलब जोड़ने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है, सम करने का काम करता है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है ना ऑटो सम की, मतलब ऑटो सम की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों अल्ट की प्लस इक्वल प्रेस करेंगे हम, ठीक है। अल्ट की के साथ में क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, इक्वल प्रेस करेंगे तो ऑटो सम बाय डिफॉल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। कई बार ऑटो सम की आपसे शॉर्टकट भी पूछी जा सकती है। और यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा कि ऑटोमेटिकली सम अप द नंबर सेलेक्टेड, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें सवाल की ओर। 18 सवाल पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप अपने शहर में जितने भी बच्चे RSCIT कर रहे हैं, जितने बच्चे कंप्यूटर की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा, जिससे उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना भाई नहीं किया तो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे मेरे, ठीक है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। पावर पॉइंट की बात की जा रही है, स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई स्लाइड मास्टर इज यूज्ड इन पावर पॉइंट। बताइए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए, केवल टेक्स्ट लिखने के लिए, वीडियो जोड़ने के लिए, फाइल सेव करने के लिए। यहाँ पे आएगा दोस्तों, क्या आएगा जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर पहले तो आप, फिर मैं देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। थक गए हैं तो पानी पी लीजिएगा, मैं पी लेता हूँ एक बार। ओके, दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए। सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ये आएगा इसमें। अब चलते हैं आज के 19वें सवाल की ओर। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब सवाल ये भी आ सकता है कि प्रेजेंटेशन का संबंध किससे है, मतलब इसका जो संबंध है ना वो किससे संबंध प्रेजेंटेशन का, वह दोस्तों पावर पॉइंट से। किससे दोस्तों, पावर पॉइंट से होता है, ठीक है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रेजेंटेशन का संबंध किससे, पावर पॉइंट से, ठीक है। तो इसमें एनिमेशन का उपयोग क्यों किया जाता है। स्लाइड्स को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए, बैकग्राउंड हटाने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, टेक्स्ट छिपाने के लिए। दोस्तों जो एनिमेशन का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है स्लाइड को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 20वां आज का, कि साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर गेम खिलाना, नेटवर्क को वायरस और हैकिंग से सुरक्षित रखना, स्पीड बढ़ाना, या नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा नेटवर्क और वायरस और हैकिंग। नेटवर्क को वायरस और हैकिंग से सुरक्षित रखना, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं आज के 21वें सवाल की ओर, लेकिन मुझे बताइए 20 में से आपके कितने सही हो चुके हैं, ठीक है। 20 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 21वां,
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण कौन सा है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं मैं, लेकिन आप बताओ क्या होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण। बताइए एग्जाम्पल क्या होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो आपको क्या क्या यूज करने पड़ेंगे। एक तो आपको लेटर होनी चाहिए उसके अंदर, लेटर के साथ में कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, SIMBOLE सिंबल, प्लस आप नंबर आप यूज करो। अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन बिठाते हो अच्छे से तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। किस किस का? लेटर्स है ना, सिंबल्स और नंबर्स। लेटर्स में आ गया जैसे कि ABC के रूप में, सिंबल्स आ गया जैसे कि @ आ गया, एज आ गया है ना, स्टार आ गया। ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स की बात की तो 1 2 3, इनका अगर आप कॉम्बिनेशन बैठाते हो तीनों का तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आपके सिंबल्स भी सॉरी लेटर भी आ रहे हैं, फिर सिंबल आ गया, फिर लेटर आ गया, फिर सिंबल आ गया, फिर नंबर्स आ गया। तो ये क्या होगा, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन चुका है। ठीक है, जबकि ये एकदम ईजी पासवर्ड है, ये तो नहीं है, और यहाँ पे ये भी एक तरीके से ईजी होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है C। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके लेटर भी यूज हो रहा है, ठीक है, प्लस आपके सिंबल भी यूज हो रहा है, मतलब चिन्ह भी आपके यूज हो रहे हैं, सिंबल या चिन्ह आप जो बोलो, प्लस आपके नंबर्स भी आप यूज कर रहे हैं। मतलब इन सभी का आप कॉम्बिनेशन बिठाते हो अच्छे से तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो किस वे में आएगा यहाँ पे C ऑप्शन। ओके, और अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 22वां। फिशिंग का क्या होती है? फिशिंग क्या होती है भाई, बताइए दोस्तों। व्हाट इज फिशिंग? ऑनलाइन ठगी का एक तरीका, डेटा प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। दोस्तों फिशिंग एक तरीके से अटैक होता है, फिशिंग अटैक बोल सकते हैं हम एक तरीके से। और ये क्या करता है दोस्तों, ऑनलाइन ठगी का एक तरीका होता है। ठीक है, जो एक तरीके से हम ईमेल के द्वारा, है ना, ईमेल के द्वारा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ऑनलाइन ठगी का एक तरीका। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें सवाल की ओर। 23वां सवाल है डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है? MS वर्ड, गूगल पे, नोटपैड या पेंट? जल्दी बताइए दोस्तों, डिजिटल पेमेंट आप जो करते हो, डिजिटल पेमेंट जो आप करते हो उसके लिए कौन सा ऐप उपयोग किया करते हैं हम? एकदम ईजी है, आप बता सकते हो इसका जवाब तो, क्योंकि आपने भी किया होगा कभी न कभी। दोस्तों इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा GP, गूगल पे। ठीक है, गूगल पे से हम एक तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फ़ोन पे भी आ सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेटीएम भी आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का, कोई सा भी ऐप आ सकता है यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 24वां आज का। QR कोड का पूरा नाम क्या है? QR कोड का पूरा नाम क्या है? ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। QR कोड का पूरा नाम क्या है भाई? क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रीडिंग कोड या क्वेरी रेस्पॉन्स कोड? बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे QR कोड का पूरा नाम? तो QR कोड का पूरा नाम है दोस्तों क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या है दोस्तों? क्विक रेस्पॉन्स कोड। ए ऑप्शन इज राइट, क्विक रेस्पॉन्स कोड इसका पूरा नाम है दोस्तों, तो ए ऑप्शन कर लीजिए यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 25वां। UPI के माध्यम से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? UPI के माध्यम से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट वाया UPI? केवल बैंक खाता और मोबाइल नंबर, केवल इंटरनेट, केवल OTP? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसके लिए आपको देखो UPI का अगर भुगतान करना चाहते हैं तो आपको एक तो बैंक खाता होना चाहिए आपके पास में, और साथ में मोबाइल नंबर भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मोबाइल नंबर होगी तो OTP अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेट तो होना ही चाहिए, तो मोबाइल नंबर, बैंक खाता, और यहाँ पे जा करके बैंक खाता, मोबाइल नंबर, है ना, और इंटरनेट भी अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो इसके अंदर, है ना। केवल इंटरनेट नहीं, इसी में आप इंटरनेट जोड़ सकते हैं आराम से, इंटरनेट भी दिखा सकता है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट तो ज़रूरी है ही, तभी आप कर पाओगे। तो केवल इंटरनेट नहीं, इंटरनेट भी के साथ में मोबाइल नंबर भी होनी चाहिए, बैंक खाता भी होना चाहिए, मतलब ये तीनों ही होनी चाहिए एक तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 26वां। लेकिन मुझे बताइए 25 में से आपके कितने सही हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अब 10 सवाल और बच्चे हैं। ठीक है, 25 हो गए, 35 सवाल थे टोटल क्लास के अंदर, 25 हो चुके हैं। 25 में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है ई वॉलेट का मुख्य लाभ क्या है? ई वॉलेट का मुख्य लाभ क्या है भाई? ई वॉलेट का मुख्य लाभ क्या है? नगद लेन देन की आवश्यकता नहीं, केवल ऑफलाइन भुगतान, डाटा धीमा चलता है, यह केवल बैंक के लिए है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा नगद लेन देन की आवश्यकता नहीं है, नगद लेन देन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके,
अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 27वां। स्प्रेडशीट में सेल रेफरेंस का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ सेल रेफरेंस इन स्प्रेडशीट। सेल का पता, A1 B2, फाइल का नाम, सीट का नाम या वर्कबुक का नाम, जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों पहले बात करें स्प्रेडशीट की, तो इसका जो संबंध होता है वो होता है दोस्तों MS एक्सेल से। किससे होता है दोस्तों? MS एक्सेल से होता है। और यहाँ पे जो सेल रेफरेंस होता है, मतलब एक तरीके से सेल रेफरेंस, सेल का नाम हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल का नाम। जैसे यहाँ पे A1 हो गया, B1 हो गया, ठीक है। A1 भी हो सकता है, B2 भी यहाँ पे है ना। यहाँ पे A क्या है दोस्तों? कॉलम का नाम है, ये बात ध्यान होना चाहिए आपको। कॉलम नाम। और 1 क्या है दोस्तों? रो का नाम है। वैसे यहाँ पे B क्या है दोस्तों? कॉलम का नाम है। और साथ में 2 क्या है दोस्तों? रो का नाम है। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, सेल का पता। ठीक है, सेल का पता या सेल का नाम क्या कहलाता है दोस्तों? सेल रेफरेंस कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 28वां हमारा। प्रेजेंटेशन में ट्रांजैक्शंस का क्या उपयोग है? प्रेजेंटेशन में ट्रांजैक्शंस का क्या उपयोग है? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव देना, टेक्स्ट कलर बदलना, फाइल ओपन करना, एनिमेशन हटाना। दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन और ट्रांजैक्शंस का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव देना, यानी कि इफेक्ट देना। क्या देना दोस्तों? इफेक्ट देना। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर, सॉरी 29वें सवाल की ओर, 29। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है भाई? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? MS वर्ड, विंडोज 10 या फिर एक्सेल या पावर पॉइंट। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो है दोस्तों विंडोज 10। क्या है दोस्तों? विंडोज 10 है। बी ऑप्शन इज राइट, विंडोज 10। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30 नंबर के सवाल की ओर। वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? गूगल क्रोम, MS पेंट, MS वर्ड, एक्सेल। बताइए दोस्तों, आपको पता होगा इसका जवाब, जल्दी से दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। इस सवाल के बाद 5 और सवाल बच रहे हैं, तो क्लास पूरी लेके जाना है आपको। वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों वेब ब्राउजर का जो उदाहरण है वो है दोस्तों गूगल क्रोम। क्या है दोस्तों? गूगल क्रोम है। तो यहाँ पे आएगा 30वें में, ए ऑप्शन इज राइट, गूगल क्रोम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है 31। डाटाबेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? गेम चलाने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को संगठित रूप से स्टोर करने के लिए या संगठित रूप में स्टोर करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा डेटाबेस का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है डेटा को संगठित रूप से स्टोर करने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 31वें में आएगा डी ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 32वां। PDF का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंट डाटा फॉर्मेट। बताइए दोस्तों PDF का पूरा नाम क्या है? PDF का पूरा नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यहाँ पे PDF का पूरा नाम है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब चलते हैं 33 की ओर। वायरस से बचने के लिए क्या जरूरी है? वायरस से बचने के लिए क्या जरूरी है भाई? तो MS पेंट जरूरी है, कंट्रोल पैनल, एंटीवायरस या कैलकुलेटर। आपको पता होगा इसका, तो भाई इजी लग रहा है, सामने लिख रखा है, बता सकते हो आप आराम से इसका जवाब। तो वायरस से बचने के लिए क्या जरूरी है भाई? तो वायरस से बचने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। किसकी दोस्तों? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 की तरफ। 34 है आज का। फायरवेल क्या है? फायरवेल क्या है भाई? फायरवेल क्या है? व्हाट इज फायरवेल? नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली, डाटाबेस, प्रिंटर, ब्राउजर। दोस्तों फायरवेल क्या करती है? कंप्यूटर में एक दीवार की तरह काम करती है। ओके, जो क्या करती है? इंटरनेट या कि नेटवर्क है ना, कि बाहरी आघातों से बचाती है ना, सुरक्षा करती है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आएगा नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली। ए ऑप्शन इज राइट। 34 में ए ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। ठीक है, मुझे पता है आप थक गए होंगे अच्छी तरह,
और 35 सवाल आप यहाँ तक एक साथ पहुँचे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और बहुत लगन है आपके अंदर, जिससे आपने एक साथ क्लास देख ली, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे, मतलब कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना। प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने RSCIT की प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, LIST लिस्ट है ना, और उसके अंदर काफ़ी सारे वीडियो, सभी वीडियो को आप देखो, है ना, सभी क्लास को आप देखो एक तरीके से। और अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है क्लास देखने में, तो आप एक काम करो, 2x कर सकते हैं या 2.5x आप कर सकते हैं स्पीड उनकी, आराम से देखो, जिससे समय की बचत हो जाएगी आपके लिए भी, ठीक है। लेकिन पूरा देखो, साथ में आप एक नोटबुक रखो, जिसमें जो भी कठिन क्वेश्चन लगते हैं आपको, कोई भी कठिन सवाल लगता है तो उनको लिखो आप आराम से, लिख के याद करो, ठीक है। जिससे आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉपी उठाई और आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। अंतिम सवाल है आज का, बैकअप का अर्थ क्या है? बैकअप का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ बैकअप: डेटा डिलीट करना, सिस्टम को बंद करना, फाइल शेयर करना, डेटा की प्रतिलिपि रखना ताकि खोने के बाद पुनः प्राप्त हो सके। बताइए दोस्तों, क्या होगा आज का इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे दीजिएगा दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डेटा की प्रतिलिपि, यानी कॉपी करके। प्रतिलिपि मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी रखना ताकि खोने पर पुनः प्राप्त हो सके। डी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये क्लास? अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई, तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अपने उन दोस्तों के पास भेजो जिनकी अभी एग्जाम है कोई सी भी कंप्यूटर की, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ये कहने की बात नहीं पड़े आपसे, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस, मतलब सारे मेरे क्लास वगैरह सारे अपडेट है तभी आपको मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में मिलते हैं दोस्तों एक अगली क्लास में, एक नई क्लास में, एक नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप मेरी कंप्लीट क्लास देख लो, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लो आराम से, और जल्दी जल्दी क्लास देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है अपने, और मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ जाओ अच्छे से आप, ठीक है। और ये तो पता है ना आपको, 35% आएंगे आपके RSCIT के एग्ज़ाम में, और उनमें से 14% आपको सही करने ज़रूरी है, ठीक है, पास होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपने समझ लिया होगा इस क्लास के अंदर, और हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।